हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो सभी? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। देखो, आज मैं लेकर आया हूं भारत की अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी। देखो, इंडियन इकोनॉमी ये जो मैं है आपको, आप आईएएस, आरएएस जो भी भर्ती यानी ऑफिसर परीक्षा की तैयारी करें उसके लिए लाभदायक होगी। अब ये जो अर्थव्यवस्था है इसके आंकड़े जो मैं आपको करवाऊंगा वो 6ठी से लेकर 12 तक यानी 6 से लेकर 12 तक जितनी भी एनसीईआरटी बुक्स लगती हैं उनके माध्यम से करवाऊंगा। आप यूं करना, अगर ये टॉपिक जैसे मैं करवाऊं अर्थ यानी आज अपने भारतीय अर्थव्यवस्था का सामान्य परिचय करेंगे, इसमें आपको जो भी मैं बात बताऊं क्योंकि ये समझना ज़्यादा जरूरी है। देखो, अपने अर्थव्यवस्था करने हैं तो इसका सामान्य परिचय अगर अपने समझेंगे तभी आगे अपने जो भी टॉपिक है सकल घरेलू उत्पाद वगैरह वो समझ पाएंगे। तो सबसे पहले अपने भारतीय अर्थव्यवस्था का सामान्य परिचय देखते हैं। देखो, इस सामान्य परिचय यानी मैं बिल्कुल जीरो लेवल से, अपने कहते हैं ना बिल्कुल जीरो यानी लो लेवल से स्टार्ट कर अपने 100% तक जाएंगे, ठीक है। और देखो, आपको मैं बता दूं कि जीएस का जितना भी पोर्शन है वो आपको मैं यहाँ अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। और इस भारतीय अर्थव्यवस्था के जो नोट्स हैं वो अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, ठीक है। तो अब मैं शुरू करता हूँ भारतीय अर्थव्यवस्था। तो आप मैं करवाऊँ तब देखना एनसीईआरटी से आंकड़े मिलाना बिल्कुल सेम होंगे। जितनी भी मैं लाया हूँ वो एनसीईआरटी के मुताबिक ही अपने बात करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर अपने बात करें तो यहाँ पर एक नाम आया है अर्थव्यवस्था। ध्यान से सुनना दोस्तों, यहाँ पर नाम क्या है? अर्थव्यवस्था। देखो, अर्थव्यवस्था आपकी यानी बच्चों की मैंने कई बार देखा है ये चीज़ें अर्थव्यवस्था समझ नहीं आती जल्दी से। आपके शुरू के 10 मिनट अगर आपने इस भारतीय अर्थव्यवस्था को दे दिए तो मेरा मानना है, मानना क्या सच में कह रहा हूँ, कि आप पूरी अर्थव्यवस्था कर लेना। जो टॉपिक पढ़ोगे वही समझ आएगा। बस आप आज शुरू के 10 मिनट दे दो अर्थव्यवस्था को। शुरू करें तो अर्थव्यवस्था का जो शाब्दिक अर्थ है, अर्थव्यवस्था का जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक जो अर्थ है वो जो अर्थ है उस अर्थ का नाम क्या है? धन का शास्त्र। धन का शास्त्र। अर्थव्यवस्था का शाब्दिक अर्थ क्या है? धन का शास्त्र। ये जो अर्थव्यवस्था शब्द है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। किस भाषा से? ग्रीक भाषा के आइकोनोमिया, आइकोनोमिया, ग्रीक भाषा के आइकोनोमिया नामक शब्द से इसका जो नाम है वो लिया गया है। और इस आइकोनोमिया का जो अर्थ है वो क्या है? देखो, इस आइको का तो अर्थ है घरेलू और नोमिया का जो अर्थ है वो है प्रबंधन। वो क्या है? प्रबंधन। ये थोड़ा सा याद कर लेना। अब अपने मेन मुद्दे की अगर बात करें तो अर्थव्यवस्था की जो परिभाषा है, क्या है? परिभाषा वो अनेक विद्वानों ने अलग अलग दी है। और ये दोस्तों आरएएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या पूछा जा गया था? इनमें से आपको एक लेखक या कोई मतलब विद्वान का नाम दे देगा और उससे पूछ लेगा कि इसने क्या परिभाषा दी थी। जैसे मैं आपके सामने कुछ विद्वानों के नाम लिखता हूं जिसमें से अपना पहला जो विद्वान आता है उसका नाम था अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल। क्या नाम था? अल्फ्रेड मार्शल। इस अल्फ्रेड मार्शल ने जो परिभाषा दी थी वो क्या दी थी? इसने कहा कि अर्थव्यवस्था मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। व्यवहार का क्या बताया भाई? अध्ययन बताया। यानी जो अपनी अर्थव्यवस्था है वो किसका अध्ययन है? मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। अब आप ना इसके साथ साथ नोट्स भी बना सकते हो। साथ साथ ये सामान्य परिचय, ये आप जब इकोनॉमी शुरू करो तो वहाँ ये सारे देखो, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी इतनी बातें, एक बुक में कहीं नहीं मिलेगी। ये मैंने इस यानी सामान्य परिचय पे काफ़ी मेहनत की है, तो आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। सामान्य परिचय से बाहर अर्थव्यवस्था कभी क्वेश्चन जाएगा भी नहीं। आप इसको ध्यान से उतार लेना, ठीक है। तो अल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं कि ये जो अर्थव्यवस्था है ये मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है,
ठीक है दोस्तों। फिर इसमें इसके बाद एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, इस एडम स्मिथ ने क्या कहा, यह कहता है कि अर्थव्यवस्था जो है वो धन का विज्ञान है। इसने क्या कहा, धन का क्या है भाई, विज्ञान है। तो धन का विज्ञान जो बात की थी वो किसने कही थी, एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ की मैं चर्चा जो है वो थोड़ी सी आगे करूंगा अपने, आप वीडियो के साथ जुड़े रहिए। मैं आपको सारी अर्थव्यवस्था से संबंधित जनक कौन है सारी बातें कर लेंगे। देखो अब अपने आगे और देखें कि और कौन कौन से सर विद्वान थे जिन्होंने परिभाषा दी, उसके और देखते हैं। देखो नाम कौन कौन से विद्वान थे वो, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल है। और आपके यहाँ पर लगभग एग्जाम में, अब कहोगा गुरुजी मैं छोटा लेवल की तैयारी करा तो मुन्ना देखो अब मैंने इतना हाई लेवल का बता दिया तो छोटे बड़े अपने आप, अब देखो हाथी को मारने निकलेंगे तो कुत्ता पिल्ला मतलब कहते हैं वो मार ही देंगे, है या नहीं है। तो ये बात है, लक्ष्य बड़ा रखा करो, छोटे मोटे मतलब सलटाते रहेंगे। अब आगे अपने बात करें कि इसमें फिर एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम था रोबिस। क्या नाम था, रोबिस। रोबिस ने इस अर्थव्यवस्था की जो परिभाषा दी थी वो कहा कि अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था एक विज्ञान है। क्या कहता है भाई, जो अपनी अर्थव्यवस्था है यह अर्थव्यवस्था एक विज्ञान है। क्या है, एक विज्ञान है जो मानव के व्यवहार, मानव के व्यवहार आवश्यकता, मानव के व्यवहार आवश्यकताओं व मानव के व्यवहार आवश्यकताओं व इच्छाओं व उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक या वैकल्पिकों के बीच जो संबंध स्थापित करता है, जो संबंध स्थापित करता है वही क्या है, अर्थव्यवस्था है। यानी रोबिस ने क्या कहा कि व्यवहार, व्यक्ति के व्यवहार, आवश्यकता, इच्छा, जो उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिकों के बीच जो संबंध, यानी व्यक्ति से इन चीजों का जो संबंध स्थापित करता है वही क्या है, अर्थव्यवस्था। ये बात कहता है कौन, रोबिस। अब थोड़ा सा अंतरराष्ट्रीय यानी नेशनल लेवल पर देखें, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें कि इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, किस स्तर पर। अगर अपने अर्थव्यवस्था की परिभाषा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें तो कि अर्थशास्त्र उस अवधारणा का अध्ययन है जो बताता है, क्या भाई, जो बताता है कि समाज में, जो क्या बताता है कि समाज में किस तरह से, समाज में किस तरह से दुर्लभ संसाधनों की दुर्लभ संसाधनों की सहायता से, दुर्लभ संसाधनों की सहायता से मूल्यवान यानी कीमती, मूल्यवान उत्पादन तैयार करना। अगर अपने अर्थव्यवस्था की परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें, देखो दोस्तों मेंस एग्जाम में, आरएस में आपसे आईएएस यूपीएससी वगैरह जो भी तैयारी कर रहे हो उसमें मेंस एग्जाम में पूछ लेगा कि अर्थव्यवस्था की परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
बताएं तो आप क्या कहोगे कि अर्थव्यवस्था उस अवधारणा का अध्ययन है जो बताता है कि समाज में किस तरह से दुर्लभ संसाधनों की सहायता से मूल्यवान उत्पादन तैयार करना। समझ गए बात? दुर्लभ किसे कहते हैं? दुर्लभ कमेंट में बताओगे। यानी दुर्लभ संसाधनों की सहायता से जो मूल्यवान उत्पादन तैयार करता है वही क्या है? अर्थव्यवस्था। ये अपने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है। आगे अपने देखें कि अर्थव्यवस्था की और अनेक बातें, सामान्य परिचय बताऊंगा केवल, और कुछ नहीं बात करेंगे, अभी शुरू नहीं कर रहे हैं। सामान्य परिचय की बात करेंगे, उसमें अनेक चीज़ों को अपने अध्ययन करेंगे। तो एक और परिभाषा देख लेते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। कभी क्या कि आप ये भूल जाओ तो ये याद रखना, व्यक्ति, फर्म, समाज, ये जैसे है ना, व्यक्ति, फर्म, समाज, क्या भाई? व्यक्ति, फर्म, समाज, सरकार एवं अन्य संस्थाएं, समाज में अन्य संस्थाएं समाज में अपने विकल्पों का चयन कैसे करती हैं? चयन कैसे करती है? और यह चयन, यानी जो चीजें चयन की थी, चयन संसाधनों के उपयोग में समाज को किस तरह से प्रभावित करता है। समझ गए क्या बात? ध्यान से सुनना कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने दो परिभाषाएं देखेंगे, एक मैंने बता दी, दूसरी व्यक्ति, फर्म, समाज, सरकार एवं अन्य संस्थाएं जो भी हैं, अन्य संस्थाएं समाज में अपने विकल्पों का चयन कैसे करती हैं और यह चयन संसाधनों के उपयोग में समाज को किस तरह से प्रभावित करता है, यह क्या है? अर्थव्यवस्था है। ये बात जो है ये मैं आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बता रहा हूं। इसके बाद अपने बात करें एडम स्मिथ की। नाम सुना था अभी अपनों ने पीछे, जिसने क्या कहा था कि जो अर्थव्यवस्था है वह एक विज्ञान है। उस एडम स्मिथ की बात करूंगा मैं, वो देखो अपने बात करेंगे एडम स्मिथ। एडम जो स्मिथ है, इसका जो जन्म है वो दोस्तों हुआ था 1723 के अंदर, जबकि इसकी जो मृत्यु है वो हुई थी 1790 में। एडम स्मिथ ने 1776 में इसने एक बुक लिखी थी, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, याद रखनी है, पूछ सकते हैं एग्जाम में कि ये पुस्तक जो है वो किसकी है। तो एडम स्मिथ की जो पुस्तक है उसका नाम है एन इंक्यूर इंटो द नेचर एंड केसेस ऑफ द वेल्थ केसेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ये इसकी क्या है भाई? पुस्तक है, जो इसने कब लिखी? 1776 में। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड केसेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन कब लिखी? 1776 में। और उल्लेख मिलता है कि 1776 से ही अर्थव्यवस्था की क्या हुई है? शुरुआत। अर्थव्यवस्था की क्या हुई है? शुरुआत। अर्थव्यवस्था की जो शुरुआत है वो इस पुस्तक के बाद हुई है। और इसी एडम स्मिथ को कहा जाता है अर्थशास्त्र का, इकोनॉमी का
जनक। अर्थशास्त्र का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। और अपने देखें इस अर्थव्यवस्था के बारे में क्या क्या बातें हो सकती हैं वो देखें। देखो सबसे पहले मैंने आपको सामान्य में अपने अर्थव्यवस्था के नाम वगैरह के बारे में बताया, उसके बाद इसकी परिभाषा बताई, ठीक है। उसके बाद आगे अपने देखें तो अर्थव्यवस्था के बारे में प्रोफेसर सैमुअल्सन ने कहा किसके बारे में? अर्थव्यवस्था के बारे में। क्या कहा भाई? अर्थशास्त्र, क्या भाई? अर्थशास्त्र कला समूह है, कला समूह, प्राचीन विज्ञान समूह है, वह प्राचीन विज्ञान व नवीन विज्ञान, प्राचीन विज्ञान व नवीन विज्ञान एवं सभी सामाजिक विज्ञानों की रानी है। सभी सामाजिक विज्ञानों की क्या है भाई? रानी। यह बात कहता है प्रोफेसर सैमुअल्सन। क्या कहता है कि अर्थशास्त्र कला समूह है, प्राचीन विज्ञान व नवीनतम विज्ञान एवं सभी सामाजिक विज्ञानों की क्या है? रानी। अब अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं, कुछ बुक हैं, वो आपको याद करनी बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये इसमें से आपके मैक्सिमम सवाल आ सकता है। तो एक तो नाम याद रखना है अल्फ्रेड मार्शल का। अपने एक नाम याद किसका करना है? अल्फ्रेड मार्शल का। अल्फ्रेड मार्शल ने पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो पुस्तक है ये लिखी थी इसने 1890 में। किसने लिखी थी? अल्फ्रेड मार्शल ने। इसके बाद पुस्तक लिखी थी रोबिस ने जो पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का क्या नाम था? रोबिस ने जो पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का नेचर एंड, क्या लिखी थी? कौन सी लिखी थी? नेचर एंड सिग्निफिकेंट इकोनॉमी। ये इसने जो पुस्तक है ये लिखी थी 1932 में। कब लिखी? 1932 में। फिर अपने नाम आता है J.M. किस का? हाँ, J.M. किस। इस J.M. किस ने पुस्तक लिखी थी द थ्योरी ऑफ इनकम, द थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट, द थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट। ये पुस्तक जो है ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी J.M. किस ने। यानी प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार अर्थशास्त्र कला समूह है, प्राचीन विज्ञान, नवीन विज्ञान एवं सभी सामाजिक विज्ञानों की क्या है? रानी। ये बात किसने की? तो क्वेश्चन पूछ ले तो क्या करोगे? प्रोफेसर सैमुअल्सन ने। बुक कौन कौन सी लिखी गई विद्वानों ने? अल्फ्रेड मार्शल लिखी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, रोबिस ने लिखी नेचर एंड सिग्निफिकेंट इकोनॉमी 1932 में, J.M. किस ने लिखी द थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट। क्लियर। इसके बाद अपने देखें इकोनॉमिक्स की बात करें तो देखो दोस्तों, अरे बिल्कुल आसान है इकोनॉमिक्स, कोई झंझट वाली। देखो मैं लिख रहा हूँ थोड़ा सा, जब मैं थोड़ा सा पजल हो रहा हूँ इस चीज़ में, अगर मैं आपको सीधा बताना हो तो बता दूं, लेकिन इसमें आप लिखोगे थोड़ा सा समझोगे ना लिखकर, फिर थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरा मानना ये है, ठीक है। अब आगे देखो, अरे ये आंकड़े आपको सच बता रहा हूँ कहीं नहीं मिलेंगे, तो ध्यान से पढ़ लेना, ध्यान से लिख लेना। मैंने बहुत मुश्किल से ये आंकड़े इकट्ठे करके लाया हूँ। आगे अपने बात करें इनकी बुक्स के बारे में, आगे अपने और चलो बुक्स के बारे में नहीं, और आपको महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। अर्थव्यवस्था का महत्व क्या भाई? अर्थव्यवस्था जो है इसका अपने महत्व पढ़ेंगे।
इस अर्थव्यवस्था के महत्व को अपने पढ़ने में आसानी हो तो इसे अपने दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? दो भागों में। एक तो इसका पढ़ेंगे सिद्धांतिक महत्व, सिद्धांतिक महत्व, और नंबर 2 पर पढ़ेंगे व्यवहारिक महत्व। नंबर 2 पे क्या पढ़ेंगे? व्यवहारिक महत्व। तो सैद्धांतिक महत्व में सर क्या क्या आ जाएगा? देखो ध्यान से सुनना इस चीज को। अपने सिद्धांतिक महत्व में आ जाएगा ज्ञान में वृद्धि। इससे क्या क्या होता है? सिद्धांतिक महत्व से ज्ञान में वृद्धि होगी, और सर सिद्धांत में वृद्धि होगी, ज्ञान में वृद्धि, सिद्धांत में वृद्धि, तर्क शक्ति में वृद्धि, तर्क शक्ति में भी वृद्धि होगी, सिद्धांत में होगी, तर्क शक्ति में होगी, विश्लेषण में वृद्धि होगी, विश्लेषण किसमें भाई? विश्लेषण में वृद्धि होगी, और कल्याण में भी वृद्धि होगी। यानी सिद्धांतिक महत्व से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, सिद्धांत में वृद्धि, तर्क शक्ति, विश्लेषण व कल्याण में वृद्धि होगी। किससे? सिद्धांतिक महत्व से। जबकि व्यवहारिक महत्व से क्या होगा? व्यवहार अच्छा रखेंगे तो उत्पाद में वृद्धि होगी, यानी उत्पादकों में वृद्धि, श्रमिकों में वृद्धि, उपभोक्ता में वृद्धि, उपभोक्ता में वृद्धि के साथ साथ व्यापार में वृद्धि होगी, सरकार वृद्धि करेगी, और विद्यार्थी भी क्या है? विद्यार्थी को भी इससे क्या है? लाभ होगा। सॉरी, वृद्धि तो वो करेंगे ऊपर वाले, इसमें लाभ होगा इनको। यानी सिद्धांतिक महत्व वाले ज्ञान में वृद्धि, सिद्धांत में तर्क शक्ति, विश्लेषण, कल्याण में वृद्धि। जबकि व्यवहारिक महत्व वाले उत्पादकों को लाभ होगा, यानी व्यवहारिक अच्छा रखेंगे तो उत्पादकों को लाभ होगा, श्रमिकों को लाभ, उपभोक्ता, व्यापार व सरकार को लाभ होगा, और विद्यार्थी को भी क्या है? साथ साथ क्या होगा? लाभ होगा। और राजनीतिक स्तर पर देखा तो राजनीति को भी लाभ होगा, राजनीतिक को भी क्या होगा? राजनीतिक, इस राजनीति को भी क्या है भाई? लाभ होगा। ये अपने क्या है? अर्थव्यवस्था के महत्व, जिसको मैंने दो भागों में बांटा, सिद्धांत महत्व और व्यवहारिक महत्व। सिद्धांत में अपने बात करें ज्ञान में वृद्धि, सिद्धांत तर्क शक्ति, विश्लेषण, कल्याण में, और व्यवहारिक महत्व में उत्पादकों, श्रमिकों, उपभोक्ता, व्यवहार और सरकार, विद्यार्थी, राजनीतिकों में लाभ। ठीक है, अब अपने आगे देखें। अब अपने महत्वपूर्ण बात करते हैं कि लोग जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो भी कार्य करते हैं, जो कुछ करते हैं, जैसे अपनी इच्छाओं के लिए जो भी कार्य करते हैं, जो भी भाग दौड़ करते हैं, उन क्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो। एक तो होगी आर्थिक क्रियाएं। अब ध्यान से सुनना इस चीज को। आर्थिक क्रियाएं, सर आर्थिक क्रियाएं कौन सी होती हैं? और दो भागों में बांटा है। 2 नंबर पे आएंगी अनार्थिक क्रियाएं। अनार्थिक क्रियाएं, सर पहले ये बताओ आर्थिक क्रियाएं कौन सी होती है? मानव, कौन भाई? मानव या मनुष्य धन व संपत्ति प्राप्त करने के लिए जो कुछ या विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो कार्य करता है वो ही क्या है? आर्थिक क्रिया है। धन व संपत्ति प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी कार्य करता है, सरल भाषा में समझा रहा हूं मैं आपको, धन व संपत्ति प्राप्त करने के लिए जो भी कार्य करता है वो क्या है? आर्थिक क्रिया। इस आर्थिक क्रिया का जो मापन है वो मौद्रिक मूल्य में किया जाता है। किसके अंदर किया जाता है? मौद्रिक मूल्य में। और इस आर्थिक क्रिया से देश की राष्ट्रीय आय में क्या होती है? वृद्धि होती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे अब चल रही है कोरोना महामारी चल रही है, अब लोग इधर उधर धन संपत्ति मतलब इकट्ठा प्राप्त करने के लिए काम वगैरह नहीं कर रहे, तो इससे अपनी राष्ट्रीय आय वृद्धि हो रही है या राष्ट्रीय आय घाटे में चल रही है? ये बताओ आप।
कम हो रही है, क्योंकि लोग नहीं जाएंगे धन संपत्ति कमाने के लिए, इधर उधर घूमेंगे नहीं, तो रुपए कहां से आएंगे उसके पास, और रुपए नहीं आएंगे तो कोई चीज नहीं खरीदेंगे, चीज नहीं खरीदेंगे तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं होगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। आर्थिक क्रियाएं जो हैं, इसका जो मापन है वो मौद्रिक मूल्य में किया जाता है, जबकि राष्ट्रीय आय में क्या है, वृद्धि होती है। किससे? आर्थिक क्रियाओं से। अनार्थिक क्रियाओं से तात्पर्य है कि सामाजिक, धार्मिक, भावात्मक आवश्यकताओं की सामाजिक, धार्मिक, भावात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से जो कार्य करता है वो क्या है? अनार्थिक क्रिया है। इसमें जो मानव है वो धन अथवा संपत्ति की प्राप्ति के लिए कार्य नहीं करता, इससे मानव के मन को संतुष्टि होती है, ये अपनी संतुष्टि के लिए कार्य करता है। वो किसमें आते हैं? अनार्थिक क्रिया में। जैसे मैंने किसी भिखारी को भोजन खिलाया तो मेरे रुपए लग रहे हैं, तो भी इससे क्या है कि मेरे मन को संतुष्टि हो रही है या नहीं है? वो किसमें आएगा? अनार्थिक क्रिया में आएगा। अब मान लो किसी का बर्थडे है, मैं 1000 रुपये का गिफ्ट लेकर जाऊंगा, अब ऐसे थोड़ा ना उसको गिफ्ट दूंगा तो उससे 1000 रुपये लूंगा, ये मेरे मन को संतुष्ट करने के लिए मैंने उसको क्या दिया है? प्राइज दिया है। तो समझ में आया ये क्या है? अनार्थिक क्रियाएं। तो आर्थिक क्रियाओं में मानव धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए जो कार्य करता है वो आर्थिक क्रिया, और सामाजिक, धार्मिक, भावात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, यानी आप एक तरह समझो समाज सेवा ही करता है। कौन? मनुष्य, इन अनार्थिक क्रियाओं में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट भाग में अर्थव्यवस्था का, अभी सामान्य परिचय पूरा नहीं हुआ, मैं आपको अच्छी तरह से सामान्य परिचय कराऊंगा, क्योंकि आगे अपने जो भी टॉपिक करें उसमें अपने को परेशानी न हो, तब तक के लिए। और हाँ, इसे आपको जीके अगर मैंने लिख दिया तो जीके जीएस में जितना पोर्शन होगा सभी कंप्लीट पूरा मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो बने रहिए। जय हिंद तब तक के लिए।